चलिए, वेलकम बैक टू खिचड़ी कोर्स। आपको मालूम है यहाँ पे किसके बारे में? आपको मालूम है तीन चीजों के बारे में। खिचड़ी कोर्स साथ साथ आपका रिवीजन भी हो रहा है, यहाँ पे रिवीजन भी होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। कुछ नई चीजें, कुछ पुरानी चीजें, उनका मिक्स चलेगा यहाँ पे, इसलिए इसका नाम दिया है हमने खिचड़ी कोर्स। ठीक है, ओके। आपको मालूम है ये है कोशिका। कोशिका के अंदर कितने गुणसूत्र हैं? आपके 46 गुणसूत्र हैं, 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, 23 माता से और 23 पिता से। ठीक है, फिर जब होता है स्टार्ट किसका? आपके मस्तिष्क निर्माण का। उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मालूम है? आपको मालूम है PMR के बारे में, ऐसा ही लिखा था हमने। ये है आपका कौन सा? ये है आपका प्रोसेनसेफ्लॉन, ये है आपका मीजेनसेफ्लॉन, और ये क्या है? ये है आपका रोम्बेनसेफ्लॉन। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आई थी सर थोड़ा सा इस पे भी डिटेल वीडियो बना दीजिए, और तो उसके लिए हाजिर है आपके सामने ये PMR, प्रोजेनसेफ्लॉन, मीजेनसेफ्लॉन और आपका रोम्बेनसेफ्लॉन। ये होता है कौन सा? सबसे आपका पिछला वाला भाग। ठीक है, ये होता है आपका मध्य भाग आपके ब्रेन का, आपके मस्तिष्क का, और ये होता है आपका अग्र वाला भाग। ठीक है, तो आपको मालूम है आपका जो प्रोसेनसेफ्लॉन है, इससे जो अग्र वाला भाग है, इससे दो चीजें बनती है। वो क्या बनती है? वो बनती है आपकी टायनसेफ्लॉन, और बनता है आपका डायनसेफ्लॉन, है ना। टायनसेफ्लॉन के अंदर क्या क्या आता है आपको मालूम है? वहां पे हमने देखा था आपका ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, फिर आपका लिम्बिक सिस्टम देखा था हमने, है ना। वो प्रश्न के अंदर लिम्बिक सिस्टम भी था, और क्या था आपका? एक बेसल गैंग्लिया था, वहां पे वो भी दिया था। वो सब क्या किसके अंदर आता है? आपके टायनसेफ्लॉन के अंदर। फिर डायनसेफ्लॉन में क्या होता है? आपको बताया था वहां पे आपका जो हाइपोथैलेमस है ना, वो मिलता है उसके बीच में। टायन और डायन के बीच क्या मिलता है आपको? सॉरी, मीजन के बीच क्या मिलता है? डायनसेफ्लॉन मिलता है। हाइपोथैलेमस मिलता है, एपिथैलेमस मिलता है आपको वहां पे, और आपको सब थैलेमस भी वहीं पर मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ पहले भाग का। आपके पी के दो भाग कटेंगे, टायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन। उसके अंदर क्या क्या आता है वो देख लीजिए। फिर इसके बाद आता है अगला आपका मीजेनसेफ्लॉन। वो कुछ नहीं, सिंपली आपका सेम वैसा ही रहता है, मीजेनसेफ्लॉन। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं आपके मिड ब्रेन जिसे हम कहते हैं वो। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है आपका अंत में रोम्बेनसेफ्लॉन। ठीक है, रोम्बेनसेफ्लॉन आता है, इसके भी हम करते हैं दो भाग। ठीक है, इसमें क्या है? ये है आपका मेटेनसेफ्लॉन, और ये होता है आपका मायएलेनसेफ्लॉन। ठीक है, मेटेनसेफ्लॉन, मायनसेफ्लॉन, ये कौन सा भाग है? ये सबसे पिछला वाला भाग है ना वो। यहाँ पे क्या होता है? मेटेन के अंदर क्या मिलता है आपको? आपको पॉन्स और सेरेबेलम। ठीक है, ये आता है किसके अंदर? मेटेनसेफ्लॉन के अंदर। और मायनसेफ्लॉन के अंदर क्या आएगा बताइए? सबसे पीछे होता है, सबसे पीछे क्या मिलता है आपको? मेड्यूला मिलता है ना। मेडुला, मेडुला किसके अंदर आएगा? आपका मायनसेफ्लॉन, मायएलेनसेफ्लॉन, और मेटेनसेफ्लॉन के अंदर क्या आएगा आपका? पॉन्स एंड सेरेबेलम। अगर आपने मस्तिष्क का पूरा इमेज देखा है तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बात हो रही है। ठीक है, ये जो पीछे वाला है न्यूरल ट्यूब यहाँ पे, तो ये जो सेरेबेलम है और ये है, ये किसके अंदर आएगा? ये आएगा आपके मेटेनसेफ्लॉन के अंदर। ये तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड चल रही है पीछे से ना, न्यूरल ट्यूब आपकी जो है स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पे क्या मिलता है आपको? ये देखिए यहाँ पे पीले रंग से देखिए, ये जो होता है ये क्या होता है आपका? मेड्यूला। तो मेड्यूला किसके अंदर आता है? आपके आपके आता है ये मायएलेनसेफ्लॉन के अंदर। मायएल वाले के अंदर आएगा आपका मेडुला, और ये आएगा किसके अंदर? आपके मेटेनसेफ्लॉन के अंदर। ठीक है, ओके, समझ गए आप ये ना, बहुत बढ़िया। ओ ए पी एल जी, ये किसकी स्टेजेस हैं? ये है आपकी साइको सेक्सुअल स्टेजेस। ठीक है, ओरल एलल फेलिक लेटेंसी एंड जेनिटल। क्या क्या होता है इस स्टेज के अंदर? लेक्चर आपने देखा होगा फ्रॉइड वाला। ठीक है, ओके। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अभी प्रेरणा के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में। क्या कैसा होता है मोटिवेशन आपको मालूम है ऑलरेडी। ठीक है, अब बात करेंगे इनके हम किसके बारे में? इनके हम सिद्धांतों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत मालूम है आपको? सबसे पहला नाम आपके मुख से निकलता है वो किसके बारे में? वो है आपका मास्लो का। इसको ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे समझते हैं। आपके पास दो चीजें होती है मोटिवेशन थ्योरीज के अंदर, दो प्रमुख चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं क्या? एक को हम कहते हैं कंटेंट थ्योरीज, है ना? यानी कि आप कंटेंट मतलब संतुष्ट या संतुष्टि सिद्धांत भी कह सकते हैं आप, है ना। और एक क्या होती है? एक होती है आपकी प्रोसेस थ्योरीज।
अभी आपको सवाल देखने नहीं मिलता ये, बट 2017 के पहले काफी सवाल इस प्रकार से देखने मिलते थे कि कौन सा सिद्धांत किसके अंदर आता है, तो वो आपको लोग के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ये कौन सी सिद्धांत है? ये प्रक्रिया वाले सिद्धांत है। ठीक है, ये कौन से सिद्धांत है? ये प्रक्रिया वाले सिद्धांत है। तो इसको ऐसे याद रखिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी। प्रोसेस किस पे ध्यान देगी? प्रक्रिया सिद्धांत और आपके संतुष्टि सिद्धांत के ऊपर। तो बात करेंगे सबसे पहले कंटेंट थ्योरीज के अंदर क्या क्या आता है। कंटेंट थ्योरीज क्या करेंगी कि आपको जीवन में क्या चाहिए, है ना, आपकी नीड क्या है, आपकी जरूरत क्या है आपके लाइफ में, आपके जीवन के अंदर। ठीक है, कंटेंट थ्योरी में कौन कौन सी आएगी? सबसे पहले बात करते हैं, आपको बताया था हमने मैकक्लेलैंड की थ्योरी, है ना, एन आर्क एन अचीवमेंट वाली जो थ्योरी है, मैकक्लेलैंड का थ्योरी किस में आएगा? आपके कंटेंट थ्योरी के अंदर आएगा, यानी संतुष्टि वाले में आएगा। फिर हमने बात की थी किसके बारे में? हमने ERG थ्योरी भी देखी है, एल्डरफेर वाली, है ना। इसको क्या, एल्डरफेर ने क्या किया है? मास्लो वाले को थोड़ा सा अपग्रेड किया है ERG थ्योरी के अंदर। फिर हमने क्या देखा था? हमने देखी फिर आपकी मास्लो की थ्योरी, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड, वो भी किसके अंदर आएगी? वो भी इस कंटेंट थ्योरी के अंदर आएगी। और कौन सी बच जाती है आपकी? एक है आपकी हर्जबर्ग की 2 फैक्टर वाली, हर्जबर्ग वाली, है ना, हर्जबर्ग थ्योरी, वो भी किसके अंदर आएगी? वो आती है आपके कंटेंट थ्योरी के अंदर, है ना। यहाँ पे देखिए मैकक्लेलैंड भी बात करते हैं, आपको पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए, या फिर क्या चाहिए। ERG थ्योरी के अंदर भी सेम, आपको जीवन में क्या चाहिए। मास्लो के अंदर भी देखिए आपको जीवन में 5 चीजें चाहिए, पहले भूख प्यास वो सब मिटानी है, फिर सुरक्षा चाहिए, तो नीड्स आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए। और सेम यहाँ पे हर्जबर्ग की थ्योरी भी बात करती है। तो ये जो चारों थ्योरीज हैं किसके अंदर आएंगी? ये नोट कर लीजिएगा, ये चारों आती हैं कंटेंट थ्योरीज के अंदर। कंटेंट थ्योरीज का अर्थात मतलब क्या है? संतुष्टि सिद्धांत, या फिर आपको जीवन में क्या चाहिए, क्या आपको मोटिवेट करता है, क्या आपको पैसा मोटिवेट करता है, क्या आपको धन मोटिवेट करता है, क्या आपको रुपया मोटिवेट करता है, या आपको डॉलर मोटिवेट करता है, या आपको सर्टिफिकेट मोटिवेट करता है, या आपको नॉलेज मोटिवेट करता है, या आपको फिलॉसफी मोटिवेट करती है, या आपको सुरक्षा मोटिवेट करती है, या आपको पैसा, या आपको ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी चीज जो आपको मोटिवेट करती है वो सब किसके अंदर आएगी? वो सब आएगी आपको कंटेंट थ्योरीज के अंदर। कौन कौन सी है? मैकक्लेलैंड की थ्योरी, ERG थ्योरी, मास्लोज की थ्योरी और आपकी हर्जबर्ग की थ्योरी। अब अगली बात करने वाले हैं किसके बारे में? अगली बात करेंगे हम हमारी प्रोसेस थ्योरी, है ना, प्रक्रिया सिद्धांत कौन से होते हैं उनके बारे में। इसके अंदर भी बात करेंगे किसके बारे में? हम सबसे पहले गोल सेटिंग थ्योरी। ठीक है, प्रोसेस मतलब यहाँ प्रक्रिया की बात हो रही है। प्रक्रिया कौन सी? आपके अंदर साइकोलॉजिकल, है ना, एंड बिहेवियरल, है ना, मनोवैज्ञानिक और आपके व्यवहारात्मक किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, ना। और ये किसको प्रभावित करता है? आपकी साइकोलॉजी और आपका बिहेवियर, व्यवहार किसको प्रभावित करेगा? यहाँ पे आपके मोटिवेशन को। ठीक है, वहां पे कंटेंट में क्या बात करते हैं? हमको किस चीज की जरूरत है, ठीक है, पैसे की, धन की। यहाँ पे क्या हम साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इंटेंशंस की बात हमको मालूम पड़ती है किसके बारे में? हमारे मोटिवेशन के बारे में। ठीक है, और ज्यादा डीप में मत समझिए, अभी इतना समझिए। गोल सेटिंग थ्योरी जो है आपकी किसकी बात करती है? ये प्रोसेस थ्योरी है। इसी के साथ साथ जो हम बात करते हैं ब्रूम्स की, हमने देखा था ब्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ना, प्रत्याशा सिद्धांत जो है ब्रूम वाला, वो किसके अंदर फॉल करता है? वो फॉल करेगा आपके प्रोसेस थ्योरी के अंदर। उसी के साथ साथ आपका एक होती है री इन्फोर्समेंट थ्योरी। अब प्रबलन सिद्धांत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोई चीज आपको कैसे प्रबलित करेगी, है ना, अच्छी होगी तो आप चाहेंगे री चाहेंगे। ठीक है, और फिर इसके अंदर कौन सी आती है? आपकी आती है एडम्स इक्विटी थ्योरी। ठीक है, तो एडम्स इक्विटी थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और गोल सेटिंग थ्योरी, ये सब किसके अंदर गिरती हैं? ये सब गिरती हैं आपकी प्रोसेस थ्योरी के अंदर। आपने सीखा मोटिवेशन थ्योरीज के बारे में, दो प्रकार की होती है, कंटेंट और प्रोसेस। कंटेंट के अंदर चार देख लिया आपने, मास्लो, हर्जबर्ग, अल्डरफेर वाली, और आपने देखी कौन सी? मैकक्लेलैंड वाली, MHAM, ये इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। प्रोसेस के अंदर क्या क्या देखा आपने? गोल सेटिंग, एडम इक्विटी, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी और आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी। जिस प्रकार से आपको याद रहे उस प्रकार से इसको याद रखिए। प्रश्न अभी नहीं पूछ रहे हैं इसको डायरेक्ट कंटेंट और प्रोसेस के ऊपर, लेकिन 17 के पहले ये इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते थे। ठीक है, ओके, अब चलते हैं कहाँ पे? हम चलते हैं यूनिट 1 के ऊपर। यूनिट 1 में देखिए थोड़ा सा चलते हैं हम कहाँ पे? हम चलते हैं वेस्ट में। वेस्टर्न साइकोलॉजी की पहले थोड़ी सी बात करते हैं, दर्शन वगैरह किस प्रकार से हो रहा था। दो चीज आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है? द्वैतवाद और आपको मालूम है अद्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद को और अद्वैतवाद को, द्वैतवाद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम बोलते हैं डुअलिज्म, है ना। प्रकृति पुरुष जो है डुअलिस्ट थ्योरी अप्रोच है। ठीक है, द्वैतवाद की दो की बात करते हैं वहां पे कि दो चीजें हैं, और अद्वैतवाद है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम मोनोइज्म। ठीक है,
जो चीज सिंगल एंटिटी पे विश्वास रखते हैं उनकी बात करती है मोनोइज्म। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वेस्ट के बारे में। ठीक है, वेस्ट के बारे में बात करेंगे हम। तो इनको मानने वाले भी होंगे, उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं डुअलिस्ट यानी कि द्वैतवादी। जो दो चीजों को मानते थे पाश्चात्य में, वेस्टर्न में, है ना, उनकी बात करेंगे। और जो चीज किसको मानते थे, मोनिस्ट कहते हैं उन्हें। जो चीज किसको मानते थे, अद्वैतवादी थे। तो आई होप आपको डुअलिस्ट और द्वैतवादी और अद्वैतवादी में मतलब फर्क मालूम होगा, और नहीं मालूम है आपको तो पेपर 1 में आप लोग अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो हम बात करेंगे साइकोलॉजी से संबंधित हमारे जो भी हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, हम बात करेंगे डुअलिस्ट की, कि डुअलिस्ट जो है ये कम है ना। डुअलिस्ट को याद रख लेंगे तो इनको नहीं भी याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको वो याद रहेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं द्वैतवादी अप्रोच वाले या डुअलिस्ट कौन थे हमारे वेस्ट में। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे हिपोक्रेट्स की। हिपोकैम्पस नहीं है, हिपोक्रेट्स जो है द्वैतवादी थे। उसी के साथ साथ आपके सुकरात जो थे वो भी द्वैतवादी थे। उसी के साथ साथ आपके जो प्लाटो थे ये भी द्वैतवादी थे। रेने डेस्कार्टेस जो पीनियल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं ना, वही रेने डेस्कार्टेस जो है ये भी क्या थे, एक अद्वैतवादी थे, सॉरी ये द्वैतवादी थे, डुअलिस्ट थे। और उसी के साथ साथ आपके जो फ्रांसिस बाकॉन बैकॉन जो है ना, बैकॉन जो है ये भी क्या थे, ये भी आपके डुअलिस्ट थे। ठीक है, ये रेने डेस्कार्टेस किसकी बात करते हैं, ये अंतर संबंध इंटरेक्शन की बात करते हैं, इंटरेक्शन की बात करते हैं, इंटरेक्शनिज्म की बात करते हैं। और यही जो फ्रांसिस बैकॉन है ये किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं आपके रिजल्ट दे के दिखाइए एम्पिरिसिज्म की। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखिएगा इसको। ये है कौन से, ये है द्वैतवादी। ये बोलेंगे दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, हिपोक्रेट्स, सोक्रात, प्लाटो, रेने डेस्कार्टेस एंड फ्रांसिस बैकॉन। क्या निमोनिक हो सकता है, HSPRF, HSPRF। जमाइए इसको अपने हिसाब से, HSPRF किस प्रकार से जमेगा आपको, FRP MRP नहीं होता है यहाँ पे, या फिर HPSRF या फिर FRP, जिस प्रकार से जमाना है आपको जमा लीजिए। लेकिन ये लोग कौन है, हिपोक्रेट्स, आपके सुकरात, ये आपके प्लाटो, ये आपके रेने डेस्कार्टेस और ये है फ्रांसिस बैकॉन। ये कौन है लोग, ये लोग हैं द्वैतवादी। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे अद्वैतवादी के बारे में। ठीक है, ये कहाँ के हैं, ये सभी लोग वेस्ट के हैं, पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग हैं ये सब। ठीक है, ओके। सबसे पहले जो नाम वहां पे नहीं आए वो नाम यहाँ पे आएंगे। कौन है आपके पास, अरिस्टोटल, अरस्तु आपके पास है यहाँ पे, अरस्तु, अरिस्टोटल। उसके बाद आपके पास मिस्टर डेविड ह्यूम भी है यहाँ पे। ठीक है, डेविड ह्यूम आपके अद्वैतवादी, यानी कौन है ये, मोनिस्ट। ठीक है, फिर कौन है आपके आपके जॉन लॉक, ये भी आपके अद्वैतवादी हैं। फिर आपके जो हॉब्स हैं, है ना, इनका पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, एक हॉब्स करके हैं, वो भी आपके अद्वैतवादी हैं। उसी के साथ साथ आपके अर्नस्ट मार्क, वो भी क्या है, वो भी आपके अद्वैतवादी हैं। और मोस्ट आईएमपी आपके कौन, बॉस विलियम जेम्स, है ना, विलियम जेम्स जो थे वो भी कौन से थे, वो भी अद्वैतवादी थे। इसका आप ध्यान रखेंगे कैसे थे, ये भी मोनिस्ट थे। ठीक है, और बात करें हम डुअलिस्ट की, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। डुअलिस्ट में कौन थे आपके पास बताइए, HSPFR, है ना, इतने ही लोग थे ना, हाँ सही है, हिपोक्रेट्स, सुकरात, प्लाटो, फ्रांसिस बैकॉन और आपके आर से कौन थे, रेने डेस्कार्टेस। ठीक है, तो ये 5 लोग को याद कर लीजिए, 5 पांडवों को याद कर लीजिए, द्वैतवादी थे, तो थोड़ा सा आसान रहेगा। बाकी इनको नहीं भी करेंगे, विलियम जेम्स ध्यान रखिए, अर्नस्ट मार्क ध्यान रखिए, जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, अरिस्टोटल तो यहीं पे रहेंगे, है ना, ऐसे याद रख लीजिए। अरस्तु और अद्वैतवाद, है ना, मतलब जो दो लोग को नहीं मानते, दो लोग नहीं है बट दो चीजों को नहीं मानते हैं, उनकी बात हो रही है। तो ए से याद रखिए, अरिस्टोटल यहीं पे रहेंगे, और बाकी फिर इन 5 को याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, बात करेंगे इसके बारे में। आपने वो गाना सुना होगा, एक गाना था, साजन तुमने प्यार की लड़ाई में, है ना, पता नहीं सुना होगा नहीं सुना होगा, हमारे यहाँ रेडियो में बहुत बजता था। तो गाना था साजन तुमने प्यार की लड़ाई में, लेकिन यहाँ पे लड़ाई किसकी चल रही है, याद रखिएगा, लड़ाई चल रही है यहाँ पे आपकी नेचर एंड नर्चर के बीच में। ठीक है, प्रकृति और पोषण की लड़ाई चल रही है। लड़ाई किसकी है, लड़ाई है आपकी प्रकृति की, नेचर की और आपके पोषण की। ठीक है, आपके नर्चर की यहाँ पे लड़ाई चल रही है। प्रकृति क्या है, आप जो चीज लेके आए हैं अपने माता पिता से, जीन्स की मोस्टली यहाँ पे बात करते हैं, है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके एनवायरमेंट की बात करते हैं। एक थ्योरी थी, बिहेवियर क्या है, पर्सनैलिटी इनटू एनवायरमेंट। पर्सनैलिटी क्या है आपकी, जेनेटिक वाली है ना, ऐसी बात होती है
कि जो भी चीज़ हम करते हैं उसमें किसका संबंध होता है, क्या हमारी नेचर जो है वो करवाती है, हमारा इंटेलिजेंस वगैरह सारी चीज़ें, या हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो प्रकृति है, वो ये सारी चीज़ें कराती है। ठीक है, तो हम चलेंगे कहाँ से, हम चलेंगे बाहर से हम चलेंगे अंदर की ओर। ठीक है, हमने डेवलपमेंट की सीरीज कैसे स्टार्ट की थी, छोटे से हमने अंदर से बाहर आए थे हम, है ना। अब कहाँ चलेंगे, हम बाहर से अंदर चलेंगे, ताकि आपको चीजें में इंटरेस्टिंग लगे और आपको मजा आए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, हम बात करेंगे पोषण की। पोषण यानी कि किसकी बात करेंगे हम, नर्चर की। यानी मनोविज्ञान में ऐसी कौन से सिद्धांत, ऐसी कौन सी थ्योरीज या ऐसे कौन से स्कूल है जो बात करता है ज्यादातर किसके बारे में, आपके नर्चर के बारे में। तो बताइए ऐसा कौन सा स्कूल है, ऐसा कौन सी शाखा है मनोविज्ञान की जो बोलती है कि एनवायरमेंट ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है, सारी चीजें जो होती है बाहर से होती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जो भी हमारा व्यवहार वगैरह है सब कैसे होता है, हम सीखते हैं। बात किसकी कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बिहेवियरिज्म की, है ना। आपका जो व्यवहारवाद है, ठीक है, ये बोलता है, आपका जो व्यवहारवाद है ये कैसा है, कंप्लीटली आपका नर्चर के ऊपर है ना। आप किससे सीख रहे हैं चीजों को, कंडीशनिंग से, चाहे वो ऑपरेंट हो, क्लासिकल हो, ऑब्जर्वेशनल हो, कोई भी हो, जो चीज सीख रहे हैं। बिहेवियर स्कूल क्या बोलता है, आप सब चीजें कंडीशनिंग से सीख रहे हैं। आप सारी चीजें क्या हो रही है, रीइंफोर्स हो रही है, पनिशमेंट मिल रही है। तो मतलब आपका व्यवहार कैसे बन रहा है, जो चीज आप एनवायरमेंट से देख के सीख रहे हैं उसी से बन रहा है। ठीक है, तो जो बिहेवियरिज्म है, जो व्यवहारवाद वाले लोग थे, है ना, कौन कौन थे मालूम है आपको, स्किनर और वो सब लोग, जॉन वाटसन आपके, और पावलोव जी, कंडीशनिंग वाले जो लोग थे, सब क्या बोलते थे कि आप कुछ भी कर लीजिए, सारी चीज जो है क्या है, कंडीशनिंग है, सारी चीज आपका व्यवहारवाद ही है। लेकिन ठीक है, सबसे पहला ये व्यवहारवाद की बात करेंगे, कौन, आपके पोषण वाले बात किसकी करेंगे, आपके व्यवहारवादी लोग करेंगे। उसके बाद अगला कौन आएंगे, अगले आएंगे आपके यहाँ पे थोड़ा सा, अब ये क्या होंगे, बिहेवियरिज्म से थोड़ा सा अलग होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप क्या बोलेंगे, ये बात करते हैं आपके ह्यूमैनिस्टिक वाले ना, ये भी एक स्कूल है, ये भी एक शाखा है। ह्यूमनिस्टिक क्या है आपकी, ये है आपके मानवतावादी वाले। ठीक है, मानवतावादी लोग क्या अप्रोच रखते हैं, क्या बात करते हैं इसके बारे में, नेचर और नर्चर के बारे में। इन्होंने कहा ठीक है, नेचर थोड़ा सा, है ना, हमको किसकी आवश्यकता है, मास्लो की बात करें अगर, तो मास्लो ने क्या बताया था हमको किसकी आवश्यकता है, हमको भूख प्यास निद्रा काम, उसकी जो बेसिक नीड्स है हमको उसकी आवश्यकता है। लेकिन उसके बाद क्या करता है, हमारी जो सोसाइटी या हमारा जो समाज है, तो समाज क्या है, सिंपली हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्या करता है, वो हमको ढालता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो हम स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, विचार करते हैं, ये कौन बताता है हमको, सोसाइटी, समाज बताता है। बिहेवियर वाले जो थे कंप्लीटली बोल रहे थे कि नर्चर आपका रहेगा, है ना, पोषण रहेगा आपका कंप्लीटली। लेकिन इन लोग क्या बोला, ह्यूमनिस्टिक वाले, इन्होंने भी इसी पे जोर दिया, लेकिन क्या बोला उन्होंने कि थोड़ा सा आपका यहाँ पे फिजिकल वाला जो है ना, आंतरिक रूप से जो है वो यहाँ पे रहता है। लेकिन मोस्टली इनका ध्यान किसके ऊपर था, सोसाइटी किस प्रकार से परिवर्तन करती है, प्रत्येक ह्यूमन को क्या चाहिए, सोसाइटी में ऊपर जाए, आगे पीछे जाए, है ना, वो सारी बातें। इसके बाद अगली बात कौन करता है, ह्यूमनिस्टिक के बाद क्या है हमारे पास है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है वो किसकी बातें करता है, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे पास स्कीमा, है ना, होता है किसी चीजों का, या कॉन्सेप्ट, जो चीज हम सीखते हैं, ये किससे सीखते हैं हम सीखते हैं एनवायरनमेंट से, बाहर से सीखते हैं हम। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है आपका, ये नर्चर की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि हमारा जो कॉग्निशन है, संज्ञान है, क्या होता है, ये चेंज होता रहता है ना, ये इसमें बदलाव संभव है। ठीक है, कुछ चीजें हम सीख के आ रहे हैं जन्म से, है ना, जन्मजात रूप से हम सीख के आ रहे हैं कुछ स्कीमा वगैरह चीजें। लेकिन हमारा संज्ञान जो ब्रेन डेवलप होता है किससे होता है, वो होता है एनवायरनमेंट से। ठीक है, आप घर में हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही आप स्कूल में गए जाएंगे, आपका संज्ञान जो है ये चेंज होगा, आपकी थिंकिंग, परसेप्शन, वो सारी चीजें क्या होंगी, आपकी चेंज होगी। आप जितने नए नए लोगों से मिलेंगे, सारी चीजें क्या होंगी आपके साथ, वहां पे बदलाव होते जाएगा, वहां पे चेंज होते जाएगा। ऐसा कहना है किसका, ऐसा कहना है आपके संज्ञानात्मक वाले लोगों का। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा और कहानी शिफ्ट होगी, कहाँ पे आएगी, वो आएगी आपके मनोविश्लेषण के ऊपर। मनोविश्लेषण वाले बात को मालूम है किसकी बात कर रहे हैं, ये इन्नेट की बात करते हैं, हमेशा जन्मजात जो चीजें हैं उनकी बात करते हैं, अनकॉन्शियस डिजायर वगैरह, बचपन में जो आपके साथ हुआ है, सोशल, आपके चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में जो हुआ है, वही क्या करता है, वही आपको जीवन भर परेशान करता रहता है। थोड़ा सा देख रहे हैं आप यहाँ पे किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये प्रकृति की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, इन्नेट जन्मजात जो है हमारे पास, ड्राइव, सेक्स वगैरह, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये मनोविश्लेषण बात करता है। और उसके बाद कहाँ चलते हैं, चलते हैं आखिरी वाली जो है आपकी कौन सी, वो है आपकी बायोलॉजिकल, यानी कि जैववासिकी वाली जो है, जैववादी जो लोग हैं, अप्रोच है, बायोलॉजिकल अप्रोच है। सिंपली किस पे टिकी रहेगी आपके,
नेचर के ऊपर टिकी रहेगी कि आपके इसमें क्या है, आपके इसमें हॉर्मोन्स हैं, है ना, आपके जीन्स हैं, आपके क्रोमोसोम्स हैं, आपके केमिकल रसायन वगैरह हैं शरीर के अंदर, ये सब क्या करते हैं, एपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये सब क्या है, आपको बिहेवियर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई फिक्स लाइन नहीं है कि ये नेचर में है, नर्चर में है, सबका कहना है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा बायोलॉजी वाले जो है इनका पूरा ध्यान किसके ऊपर है, आपके नेचर के ऊपर, और जो बिहेवियरिज्म वाले हैं वो किसका है, वो है आपके नर्चर के ऊपर कंप्लीटली, और बाकी जो है बीच बीच में कभी यहाँ कभी वहां इस तरह की बातें करते हैं, ये अभी आपने देखा। ठीक है, तो एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना नर्चर। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका पोषण, और यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे है आपका नेचर, यानी आपकी प्रकृति। ठीक है, प्रकृति से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कौन है हमारे पास बायोलॉजी वाले हैं, बायोलॉजिकल, ग्रीन से करते हैं, बायोलॉजिकल वाले हैं, जैववादी अप्रोच वाले हैं। उसके बाद कौन मिलते हैं हमको, साइको एनालिसिस वाले मिलते हैं, है ना। उसके बाद कौन मिलते हैं हमको, हमको मिलते हैं कॉग्निटिव वाले, संज्ञानात्मक वाले मिलते हैं हमको। ठीक है, और फिर कौन मिलते हैं हमको, हमको फिर ह्यूमनिस्टिक मिलते हैं, और फिर अंत में कौन मिलते हैं हमको, हमको मिलते हैं बिहेवियरिस्ट वाले। ठीक है, तो ये लड़ाई चल रही है इनकी नर्चर और नेचर के ऊपर। ठीक है, तो इनका ऐसा सा मानना है, उस हिसाब से देख लीजिए आप, प्रश्न आपको जिस प्रकार से आएगा उस प्रकार से उसका अपनी समझदारी और सूझबूझ से आप वहां पे उत्तर देंगे। बायोलॉजी वाले हैं, इनका फोकस कहाँ रहेगा, मेनली आपके नेचर के ऊपर रहेगा, सब कुछ नेचर है ना, प्रकृति है, रसायन है, हार्मोन है। साइकोएनालिसिस वाले क्या बोलेंगे, सारी चीजें तो आपकी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, सेक्स वगैरह, ड्राइव, जन्मजात वगैरह सीखे हैं, और सोसाइटी में आपका थोड़ा बहुत जो है, ठीक है, मान लिया बचपन में जो आपके साथ घटनाएं होती है। कॉग्निटिव वालों का कहना है कुछ चीजें हम जन्म से सीख के आए हैं, और कुछ चीजें मतलब 50-50 वाले हैं ये लोग कि हम एनवायरनमेंट के साथ बदलते रहते हैं। और ह्यूमनिस्टिक वाले का कहना है कि सब कुछ जो है बाहरी है, अंदर से थोड़ा बहुत हम वहाँ भूख प्यास काम निद्रा वो सब चीजें हमको चाहिए। और बिहेवियरिज्म वालों का मानना है कि सारी चीजें जो है वो क्या है, आपके व्यवहार के ऊपर टिकी हुई हैं, आप किस प्रकार से एनवायरनमेंट के साथ संपर्क करेंगे उस पर आपका पूरा टिका हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी नर्चर, पोषण और पालन के बीच लड़ाई, सॉरी पालन नहीं, नेचर प्रकृति के बीच लड़ाई। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अगली किसकी, अगली बात करने वाले हैं हम सूफिज्म के बारे में, यानी कि सूफीवाद के बारे में। 21-22 में सवाल देखने मिला नहीं है, शायद अब एनटीए पूछना कम कर दिया है, बंद कर दिया है, पता नहीं क्या कर दिया है, लेकिन सिलेबस में है तो हमको देखना है। आपको बता रहे हैं यहाँ पे हम 6 स्टेप्स, इनको याद कर लीजिए ना, याद कर लीजिए, अगर प्रश्न आएगा तो बन जाएगा, नहीं आएगा तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका रिपेंटेंस। ये देखिए यहाँ पे ये है 6 पाथ, 6 स्टेप्स जो है, पाथ नहीं, हाँ इसको पाथ ही कहिए, लेवल तो वहां पे अलग आएंगे आपको। ठीक है, वो साथ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका आता है रिपेंटेंस, रिनाउंसिएशन, पोवर्टी, पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेटिस्फेक्शन। कैसे नंबरिंग है इसकी, नंबरिंग है 6, 5, 4, 3, 2, 1। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं सूफीवाद की, पीटीएस, आरआरपी, बस बात खत्म यहाँ पे, आरआरपी पीटीएस, इसको ऐसे याद रखिए। अगर आपको प्रश्न मिलता है कि कौन से आपके पाथ हैं सूफिज्म के अंदर, या उनको सही ऑर्डर में जमाइए, इस प्रकार से सवाल देखने मिलेगा, तो आपको ये निमोनिक आपको वहां पे मदद करेगा। आर से क्या है, आर से आपका है रिपेंटेंस, रिनंसिएशन, ये है आपका पोवर्टी, ये है आपका पेशेंस, ट्रस्ट, और ये है आपका सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, अभी के लिए उतना समय नहीं है कि यहाँ पे एग्जाम पास में है। आरआरपी पीटीएस, इसको अभी ऐसे याद कर लीजिए। अगले वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे नफ्स के लेवल के बारे में। 2 साल से 21-22 में कोई भी सवाल नहीं है आपको सूफिज्म के ऊपर, तो चांसेस ये है कि 23 में ना पूछे अभी, बट फिर भी थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए ये जरूरी है। आरआरपी पीटीएस, जैसे आपने बाकी निमोनिक याद किए ना, एक बार चलिए निमोनिक रिवाइज करा देते हैं। ओएपीएलजी, फिर कौन सा था आपके पास, जेएसपीटी, ठीक है, और कौन सा था आपके पास, आपके पास था पीसीपी। ठीक है, और इस प्रकार से जितने भी आपने निमोनिक बनाए हैं उनको आप लिख लीजिए एक पेज में, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। और उसी प्रकार से इसको भी याद कर लीजिए, आरआरपी पीटीएस। सूफिज्म के ये हैं आपके 6 पाथ। एंड बुद्ध के बारे में ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो देख चुके हैं आप, एंड जैन धर्म के बारे में भी देख चुके हैं। और चलिए अब आप लोग के लिए होमवर्क, आपको बताना है इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक और फॉर्मल ह्यूरिस्टिक कौन कौन से हैं, आपको बताना है व्हाट्सएप के ऊपर।
ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर बताइए कौन कौन से हैं आपके इनफॉर्मल ह्यूरिस्टिक और कौन कौन से हैं आपके फॉर्मल ह्यूरिस्टिक। उसी के साथ साथ बताइए कौन सा हार्मोन जो है वो निकलता है आपके पेनक्रियाज से, वो बताइए। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा निकलता है वो बताइए। थायराइड से कौन सा निकलता है वो बताइए। पीनियल से कौन सा निकलता है, पीनियल ग्लैंड से, पीनियल ग्रंथि से कौन सा निकलता है वो बताइए। और कौन सा बच गया आपका, आपके सेक्स ग्लैंड से कौन सा निकलता है वो बताइए। पेनक्रियाज हो गया, ये हो गया, और आपका बच गया पिट्यूटरी, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा निकलता है बताइए। पिट्यूटरी में अच्छे से बताइए, दो भाग हैं, दो भागों में से कौन सा किससे निकलता है वो भी बताइए। ये रहा आपका होमवर्क। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से रिवाइज करिए, सारी चीजें हो जाएंगी, बस अच्छे से रिवाइज करिए। ऐसा ना हो कि सवाल देखने के बाद आपको ना बने। ठीक है, कब नहीं बनेगा, जब आप रिवाइज नहीं करेंगे और जब आप एक एक शब्द को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी सब बनेगा आपसे। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड। अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं जल्दी। अच्छा हाँ, उससे पहले एक और चीज यहाँ आया आपका मेटा संज्ञान, इसको भी कवर कर ही लेते हैं। मेटा संज्ञान से कुछ डीप सवाल नहीं पूछ रहा है, बस पूछ रहा है किसके अंदर क्या होता है, तो देखते हैं इतने लेक्चर के आधार पर सवाल निकलता है कि नहीं। मेटा कॉग्निशन को दो भागों में बांटते हैं हम। क्या है आपका, वो है आपका मेटा संज्ञात्मक ज्ञान, और ये है आपका मेटा संज्ञात्मक नियमन। ठीक है, मेटा संज्ञात्मक ज्ञान और मेटा संज्ञात्मक नियमन ये दो प्रकार हैं। इसे हम बोलते हैं मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। ठीक है, और मेटा संज्ञात्मक नियमन क्या है, मेटा कॉग्निटिव आपका रेगुलेशन। ठीक है, बात करेंगे पहले ये रेगुलेशन के अंदर क्या क्या आता है, मेटा कॉग्निटिव नियमन के अंदर क्या क्या आएगा, मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन के अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले आएगा आपका प्लानिंग, फिर आता है आपका मॉनिटरिंग, और फिर आता है आपका तीसरा इवेल्युएटिंग। प्लान करेंगे, मॉनिटर करेंगे और स्वयं को इवेल्युएट करेंगे मेटा नियमन, सॉरी मेटा कॉग्निटिव रेगुलेशन, मेटा कॉग्निटिव नियमन के अंदर, मेटा संज्ञान नियमन के अंदर तीन चीजें हैं, पीएमई, प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवेल्युएटिंग। अब बात करेंगे हम मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंदर आता है आपका डिक्लेरेटिव नॉलेज। ठीक है, फिर आता है आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजरल नॉलेज, और फिर आता है आपका कंडीशनल नॉलेज। ठीक है, तो डीपीसी और वहां पे क्या था, पीएमई, डीपीसी, पीएमई। ठीक है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के अंदर, ज्ञान के अंदर कंडीशनल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज एंड डिक्लेरेटिव नॉलेज, घोषणात्मक ज्ञान। ठीक है, ओके, थैंक यू। नोट कर लेंगे इसको, पी एम ई, डी पी सी, मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन, स्वयं कैसे रेगुलेट करें, नियमन करें, और यहाँ पे मेटाकॉग्निटिव नॉलेज की बात हो रही है। ठीक है, इसके अंदर आता है, आपके आता है मेटाकॉग्निशन के अंदर। थैंक यू।